दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि उपवेद कहते किसे हैं। दोस्तों हिंदू धर्म के मुख्य वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से निकली हुई शाखाओं के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, उपवेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो धनुर्वेद है ये भी उपवेद है। ठीक है, शस्त्र शास्त्र भी एक उपवेद है और आयुर्वेद भी उपवेद है। ठीक है, लेकिन जो योग वेद है ना, ये उपवेद नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भिंडी जो है ये किस कुल से संबंधित पादप है। तो दोस्तों ये जो है मालवेसी कुल से संबंधित पादप है। किस कुल से? मालवेसी कुल से संबंधित पादप। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों भूमध्य रेखा जो ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। यह रेखा साओ टोम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, योगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, मेरा जो पहला ऑप्शन में दिया गया है कहता है कि ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात मलेशिया से यह नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, और दूसरा जाम्बिया से नहीं गुजरती है। ठीक है, ब्राज़ील से तो ये गुजरती है, ब्राज़ील से ये गुजरती है, लेकिन जाम्बिया और मलेशिया से ये नहीं गुजरती है, और इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी कहता है कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये तीनों से गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक है, अगर हम तीसरे ऑप्शन में जाएं तो कहता है ब्राज़ील से तो ये गुजरती है, लेकिन सूडान और मलेशिया से ये नहीं गुजरती है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया से तो ये गुजरती है। ठीक है, इंडोनेशिया से ये गुजरती है, लेकिन वेनेजुएला और इथियोपिया से ये नहीं गुजरती। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि एक कुकी, ठीक है, एक कुकी जो है ये क्या है। दोस्तों कुकी जो है वेबसाइट से भेजे गए डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के ब्राउज़र द्वारा संग्रहित किया जाता है। एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सारा जो जानकारी है ये क्या करता है, संग्रहित करके रखता है या फिर इकट्ठा करके रखता है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी क्या करता है, ये इकट्ठा करता है या फिर संग्रहित करता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या कितनी है। दोस्तों जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 20,01,362 कृषक हैं। कितने हैं? 20,01,362 कृषक हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य के नाम बताएं। तो दोस्तों टैज़मेनिया, या जिसे हम क्या कहते हैं तस्मानिया भी, ठीक है, क्या टैज़मेनिया या तस्मानिया भी जिसे हम कहते हैं, ये जो है ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जो है द्वीपीय राज्य है, द्वीपीय स्टेट है। अगला सवाल कहता है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। दोस्तों भारत में लगभग जो है 1211 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी 0% से 28% की विविधता के साथ लागू है। वर्तमान में लगभग 140 देशों ने जीएसटी लागू किया है, जिनमें दोहरे जीएसटी मॉडल वाले देश जैसे ब्राज़ील हो गया, कनाडा इत्यादि शामिल है। ठीक है, भारत ने दोहरे जीएसटी का जो है मॉडल जो ये किस देश से लिया है, तो कैनेडियन मॉडल को चुना है। किसको चुना है? कैनेडियन मॉडल को। तो दोस्तों ये किस देश से चुना है, तो ये कनाडा से चुना है। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है। ठीक है, कहता है कि कौन जो है विनिवेश आयोग से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी रामकृष्ण। कौन हो जाएगा? जीवी रामकृष्ण। दोस्तों अगर हम जाने तो विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1996 में हुई थी। कब हुई थी विनिवेश आयोग की स्थापना? तो 1996 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जीवी रामकृष्ण जो है इसके पहले अध्यक्ष बने थे दोस्तों, और इस आयोग की स्थापना विनिवेश प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों पर सलाह देने के लिए की गई थी। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि किजुलकुम रेगिस्तान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो कुछ भाग जो है ये तुर्कमेनिस्तान में भी स्थित है और उज़्बेकिस्तान में भी स्थित है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है।
ठीक है, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा रखती है। कैसी रखती है? वृक्षनुमा। दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में कावेरी, गोदावरी तथा कृष्णा नदी मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। इस प्रतिरूप में क्षेत्र की एक प्रमुख जलाशय होती है और उसकी शाखाएं सभी दिशाओं से आकर उसी प्रकार से जिस तरह से वृक्ष की छोटी शाखाएं बड़ी शाखाएं से मिलती है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किस उद्यान में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों और पौधों को संरक्षित किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल जैविक उद्यान में। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां और पौधों को संरक्षित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के बोकारो में स्थित एक प्राणी उद्यान है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्यों का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से राज्य आते हैं? दोस्तों बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका पिछड़ापन और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2, 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी 2, 4 और 5। ठीक है, किसे किसे मिला है? उत्तराखंड को भी मिला है, ठीक है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को भी मिला है और हिमाचल प्रदेश को भी मिला है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई है? दोस्तों सबसे पहले बात कर लें, कृषि विभाग के द्वारा जो ये आया है ना नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना, ये 2014 से 15 के बीच लागू किया गया था। कब आया था ये योजना? 2014 से 15 के बीच आया था ये योजना। ठीक है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? यह योजना जो है आलू, प्याज तथा दाल के लिए ही लागू की गई थी। किसके लिए? आलू, प्याज और दाल के लिए लागू की गई थी। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले प्याज हो जाएगा 3 और दूसरा हो जाएगा आलू। ठीक है, ये किसके लिए लागू किया गया था? प्याज और आलू के अतिरिक्त दाल के लिए भी लागू किया गया था। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 3 और 5। क्योंकि यहाँ पे दाल है नहीं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसमें लागू किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। तो दोस्तों वह कहाँ पर स्थित था? वह स्थित था लखनऊ में। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता? दोस्तों समावेशी विकास का तात्पर्य देश के आर्थिक विकास में गरीब, पिछड़े, वंचितों तथा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसके अंतर अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। शेष सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, ठीक है, को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें कौन कौन से शामिल किया जाता है? सीमांत कृषकों को शामिल किया जाता है, भूमिहीन कृषि श्रमिक को शामिल किया जाता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शामिल किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है? दोस्तों ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक जो है ये एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक को आधार मानकर महंगाई दर की गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारा सवाल कहा गया है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के प्रमुख घटक क्या हैं? तो दोस्तों इसके प्रमुख या मुख्य घटक जो है ये है प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली तथा विनिर्मित उत्पाद हैं। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4। ठीक है, सेवाएं नहीं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि प्रदेश में प्रारंभ की गई हाथी परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंट का विस्तार कितने जिलों में है? तो दोस्तों ये 3 जिलों में है। कितने जिलों में है? 3 जिलों में। ठीक है, हाथी परियोजना का विस्तार 3 जिलों जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ के लेमड़ू व बादलखोट में तथा 1 अरुणाचल के देवमाली में स्थापित किया जाएगा।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वामपंथी विचारधारा के एम.एन. राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ करी थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ में करी थी। कहाँ पे करी थी? रामगढ़ में। ठीक है, वामपंथी विचारधारा के एम.एन. राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ पर करी थी? रामगढ़ में। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कहता है कि राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, क्या कहता है? कहता है कि उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 एवं 2, अर्थात राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि आप जो है निम्नलिखित पर विचार करें। पहला पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों कहता है कि उपरोक्त में से किसका संबंध 86वें संविधान संशोधन 2002 से है? दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तथा निर्देश दिया गया था कि 0 से 6 वर्षों में बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। साथ ही इस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 का ए को भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उपरोक्त में से इसका संबंध जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 से है। ठीक है, कौन कौन से? तो मौलिक अधिकार का भी संबंध है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी संबंध है, लेकिन मौलिक कर्तव्य का संबंध 86वें संविधान संशोधन 2002 से नहीं है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष तथा 65 वर्ष तक की आयु तक का होता है। कितना तक का? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर हम जाने तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। कब? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इस अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है ये कितना है? 25 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 25 किलोमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? दोस्तों अगर हम भारत की बात करें ना तो भारत जो है ये 7वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 7वें स्थान पर। वहीं अगर हम देखिए कहता है क्वेश्चन कि विश्व में 5वें स्थान पर कौन है? तो दोस्तों 5वें स्थान पर हमारा ब्राज़ील है। ठीक है, हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सही है? पहला कथन कहता है कि वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो कि सही नहीं है, बल्कि ये 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने? 1/6 सदस्यों को। दोस्तों अगला क्या कहता है कि वह जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दोस्तों ये कथन भी गलत है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 333 में वर्णित है कि यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह एंग्लो इंडियन समुदाय के 1 सदस्य को राज्य विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता था। ठीक है, तुम्हारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों अनुसूची 1 में भी इसका प्रावधान है, अनुसूची 2 में भी इसका प्रावधान है। तो हमारा जवाब हो जाएगा 1 और 2। अगला सवाल कहता है कि झारखंड प्रदेश के किस स्थित जंगलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले सफ़ेद हाथी पाए जाते थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू में ही यह कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सफ़ेद हाथी पाया जाता था। अगला सवाल कहता है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोट्टा में। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि ग्रेनेडा जो है स्थित है। ग्रेनेडा कहाँ पर स्थित है?
तो दोस्तों ग्रेनाडा जो स्थित है ये कैरेबियन सागर में स्थित है। कहाँ पर? कैरेबियन सागर में। अगला सवाल कहता है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? ठीक है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर या राज्य कर को शामिल किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंगी को जो है जीएसटी में शामिल किया गया था। अगला सवाल कहता है कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो दोस्तों चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगला सवाल कहता है कि राजमहल पहाड़ियों में स्थित दामिनी कोह किस जनजाति वर्ग का निवास है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल का। अगला सवाल कहता है कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसका नाम है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से भी जाने जाते हैं इस महाद्वीप को। अगला सवाल कहता है कि हलदर कृषक या स्थायी कृषक समूह के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सी जनजातियाँ शामिल हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, संथाल भी, मुंडा व उरांव भी और हो भी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? तो दोस्तों ब्रिक्स में जो है बांग्लादेश नहीं है। ठीक है, 2001 में कौन कौन सा देश था? 2001 में इसका पहले स्थापना हुआ था। 2001 में कौन कौन सा देश था? 2001 में था ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, और फिर जो है उसके बाद जाके 2010 में साउथ अफ्रीका आया है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? ठीक है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की क्या कहते हैं? अनुशंसा की थी। तो हमारा जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के स्तर को सम्मिलित किया गया था। अगला सवाल कहता है कि हृदय संरक्षण का संबंध है। तो दोस्तों हृदय संरक्षण का संबंध है राष्ट्रीय विरासत विकास से। किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय विरासत विकास से इसका संबंध है। ठीक है, हृदय योजना केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, इसका आरंभ कब हुआ था? तो 21 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका संबंध राष्ट्रीय विरासत विकास से है। इसके अंतर्गत देश के 12 विरासत शहरों को चुना गया है। इस 12 शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहर मथुरा तथा वाराणसी शामिल है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों कि वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? तो 21 जून 2015 को। ठीक है, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों कहता है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, किसमें बढ़ोतरी होती है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके तहत बजटीय घाटे की पूर्ति हेतु वित्तीय व्यवस्था अतिरिक्त नोट निर्गमन के द्वारा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मौद्रीकरण कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था जो है ये नहीं है? तो योजना आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। बाद बाकी कौन कौन से? संघ लोक सेवा आयोग भी है एक संवैधानिक संस्था, राज्य लोक सेवा आयोग भी है और वित्त आयोग भी है। ठीक है, क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया? नीति आयोग की स्थापना हो गया। अगला सवाल क्या कहता है कि ट्रैकियोफाइटा में सम्मिलित होते हैं। ट्रैकियोफाइटा में सम्मिलित होते हैं कौन कौन से दोस्तों? तो इनमें जो है केवल टेरिडोफाइट्स भी सम्मिलित होते हैं और आवृत्त बीजी व अनावृत्त बीजी, ठीक है, दोनों ही सम्मिलित होते हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। अगला सवाल कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामपुर में है। कहाँ पर है? रामपुर में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान है कासगंज। कहाँ पर है दोस्तों? कासगंज। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है पटियाली कासगंज। ठीक है, इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, तबला का जनक माना जाता है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तुगलकनामा,
खजायन उल फुतू, नूर सिपिहर आदि। अगला सवाल क्या कहता है कि कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो दोस्तों CD रोम जो है ना, यही कंप्यूटर में हार्डवेयर है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ALU का विस्तृत रूप है। तो ALU का विस्तृत रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही ALU का विस्तृत रूप है। अगला सवाल कहता है कि नवसृजित उच्च न्यायालय है। नवसृजित उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों वर्ष 2013 में देश में 3 नए उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा में स्थापित हुए थे। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, जो नवसृजित उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। अगला सवाल कहता है कि भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। ठीक है, और यहाँ पर जो सामान्य सिविल कोड है ये कब लागू हुआ है? 1965 में, 1965 ईस्वी में लागू हुआ। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि मरकरी जो है 367 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है, फिर भी मरकरी तापमापी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि 500 डिग्री सेल्सियस तक माप सके। ऐसा करने के लिए जो है तापमापी में मरकरी स्तंभ के ऊपर नाइट्रोजन गैस उच्च दाब पर भरी जाती है। अगला सवाल कहता है कि कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो कंप्यूटर के जन्मदाता हम सभी जानते हैं कौन है? चार्ल्स बेबेज है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? तो ये न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। कितनी है? 30 ईयर। तो हमारा जवाब हो जाएगा 30 वर्ष। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड जो है ग्रामीण विकास एवं कृषि हेतु एक राष्ट्रीय बैंक है। ये क्या है? नाबार्ड ग्रामीण विकास एवं कृषि हेतु एक राष्ट्रीय बैंक है। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब बना था दोस्तों अवध का प्रथम नवाब कौन बना था? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सादत खां। कौन हो जाएगा? क्या बोलते हैं अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो सादत खां। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की जो घोषणा ये 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, मानव पर्यावरण के बाद। अगला सवाल क्या कहता है कि प्रयोगशाला में उपलब्ध 4 उत्तल लेंस L1, L2, L3, L4 की फोकस दूरियां क्रमशः 2, 4, 6 व 8 सेंटीमीटर है। इनमें से 2 लेंसों से एक 10 सेंटीमीटर लंबी नली तथा 4 आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनाया जाता है। अभिदर्शक व अभिनेत्र लेंस क्रमशः होंगे कौन कौन से? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, L4 और L1। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि नाइट्रस अम्ल से मैथिल एमीन अभिक्रिया करके निम्न देगा। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH3OH। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 थी। कितनी थी? 15। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर आप ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि गरीबी हटाओ, दूसरा क्या है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तीसरा है हरित क्रांति का प्रारंभ। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के तहत नई कृषि रणनीति उन्नत प्रजाति बीजों के साथ पहली बार वर्ष 1966 की खरीफ फसल से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ? हरित क्रांति, और उसके बाद क्या हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के अंतर्गत सर्वप्रथम गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 2 और 1। अगला सवाल कहता है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। दोस्तों प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो ये संबंधित है ब्रजभूमि से। किससे संबंधित है? ये ब्रजभूमि से।
अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन आदि शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण तथा तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र शामिल है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे कौन। तो दोस्तों 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे हमारे अशोक कुमार माथुर। कौन थे? अशोक कुमार माथुर। अगला सवाल कहता है कि आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ है। तो दोस्तों हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1982 में। अगला सवाल कहता है कि प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमलजीत सिंधु ने। ठीक है, किसने? कमलजीत संधू ने। कमलजीत संधू प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने एशियाई खेलों में 1970 में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता था। के मलेश्वरी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला सवाल कहता है कि ई बीच संबंधित है। तो दोस्तों ई बीच संबंधित है किससे? तो सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से संबंधित है ई बीच। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक त्वरित नाइट्रीकरण में सबसे जल्दी चला जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोल्यूइन। अगला सवाल कहता है कि देश का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खूंटी। ठीक है, खूंटी ही देश का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है जो कि झारखंड में है। अगला सवाल कहता है कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया। उसके दरबार में सिजदा व पावोस की प्रथा तथा ईरानी त्योहार नवरोज प्रथा भी आरंभ की। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि टीपू सुल्तान जो ये कहाँ का शासक था। तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। ठीक है, टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ईस्वी में मैसूर का शासक था। ठीक है, टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया, फ्रांस के साथ मित्रता संबंध स्थापित किया तथा श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा जो है नहीं है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना ही इसका जो है उद्देश्य नहीं है। अगला सवाल कहता है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने करी थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर मोहम्मद इकबाल ने। किसने की थी? सर मोहम्मद इकबाल ने। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि पल्ली आंदोलन संबंधित है किससे। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है पल्ली आंदोलन। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु से ही संबंधित है पल्ली आंदोलन। दोस्तों पल्ली आंदोलन का संबंध किससे? तो तमिलनाडु से। इस आंदोलन का सूत्रपात एक निम्न जाति के व्यक्ति पल्ली ने किया था। उसने स्वयं को क्षत्रिय घोषित किया तथा अपनी जाति में विधवा पुनर्विवाह पर रोक एवं अन्य उच्च जाति रीति रिवाज का अनुसरण किया था। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत कला भवन जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत कला जो भवन है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बनारस में। कहाँ पर? बनारस में ही स्थित है। भारत कला भवन कला एवं पुरातत्व संग्रहालय है, यह बनारस में अवस्थित है। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1920 में, 1920 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है ये कब जारी की गई थी। तो दोस्तों भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी किया था। कब किया था? 2002 में। दोस्तों ध्यातव्य है कि UNDP अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। कौन करता है? UNDP ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने राज्य मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, और प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2002 में। और कौन जारी करता है इसको? तो UNDP अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि पी प्रोटीन संबंधित है। तो दोस्तों प्री प्रोटीन संबंधित है चालनी नलिका
तत्वों से। किससे संबंधित है? चालनी नलिका तत्वों से ही पी प्रोटीन संबंधित है। अगला सवाल कहता है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा जो शिलालेख है ये 13वां है। कौन सा है दोस्तों? 13वां। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। दोस्तों सिक्किम ही ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है ये 1975 में की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? छोटे एवं सीमांत किसानों, खेतीहार, मजदूरों, कारीगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बीजांड कायिक बहुभुर्णता कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिट्रेम में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है ना, यह स्थित है पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत में। दोस्तों इब्राहिम लोदी एक अफगानी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान भी था। दोस्तों उसने भारत पर 1570 से 1526 तक राज किया और फिर मुगलों द्वारा पराजित हुआ। उसकी मृत्यु जो है 20 अप्रैल 1526 को पानीपत में हुई तथा उसका मकबरा भी कहाँ पर है? पानीपत में ही। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार जो है भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है। खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक प्रतिमा प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक तथा 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। कितने का दोस्तों? 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? तो 2002 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2002 ईस्वी में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण जो है ये अत्यधिक दोहन भी है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों पहला कठपुतली जो मुगल सम्राट था ये थे हमारे जहांदार शाह। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि इनमें से किसे स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों स्किल इंडिया अभियान 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 15 जुलाई 2015 को जो है ये क्या हुआ था? स्किल इंडिया अभियान का शुरुआत हुआ था। ठीक है, इस अभियान का लक्ष्य जो है 2022 तक विभिन्न कौशलों में भारत के 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना था। ठीक है, स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर बनाया गया। किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य क्या है? दोस्तों ये वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है सारंगी। कौन सा है दोस्तों? सारंगी। दोस्तों अगला कहता है कि आप जो है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों कहता है कि विटीकल्चर का जो संबंध है ये किससे है? तो दोस्तों विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। किससे है दोस्तों? अंगूर की खेती से। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? कहता है वेजिकल्चर का संबंध किससे है? तो वेजिकल्चर का संबंध है वृक्षों की कृषि से। किससे दोस्तों? वृक्षों की कृषि से। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पीसी कल्चर। तो दोस्तों पीसी कल्चर का संबंध है मछली पालन से। किससे संबंधित है इसका? मछली पालन से। और ओलेरी कल्चर का संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये सब्जी की खेती से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो दोस्तों रघुनाथ माशेलकर को ही पद्मश्री से सम्मानित जो है नहीं किया गया है। दोस्तों इसे ही पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी से की गई थी। यह पुरस्कार विशिष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। विद्या बालन, युवराज सिंह, मोहम्मद अली बैग को भी पद्मश्री पुरस्कार 2014 में दिया गया था। रघुनाथ माशेलकर को पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भारतीय नौसेना में ठीक है सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कनिष्ठ अधिकारी होता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडमिरल। क्या हो जाएगा? एडमिरल। ठीक है, एडमिरल जो है किसी देश की नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। एयर चीफ मार्शल वायुसेना का अधिकारी होता है। ठीक है, एयर चीफ कौन होता है? एयर चीफ मार्शल जो ये वायुसेना का अधिकारी होता है। और जनरल आर्मी जो है सेना का अधिकारी होता है।
सब लेफ्टिनेंट एक नौसेना का जूनियर सैन्य आधिकारिक रैंक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष। अगला सवाल कहता है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेखहिया से। कहाँ से? लेखहिया से ही जो है सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा जो दिन है यह है 21 जून। दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून होता है क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा तथा रातें कैसी होती है? छोटी होती है। अगला सवाल कहता है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहले सूची में है देश और दूसरे सूची में है राजधानी। तो दोस्तों तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। दोस्तों केन्या की राजधानी है नैरोबी। नामीबिया की राजधानी है विंडहोएक और मोरक्को की राजधानी है रवात। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। अगला सवाल है कि निम्बस जो है किस मेघ को दर्शाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा मेघ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वर्षा मेघ को। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। तो दोस्तों पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त की। किसकी थी? समुद्रगुप्त की ही पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। अगला सवाल कहता है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश को ही गुलाम का गुलाम कहा गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है दोस्तों कौन सी किताब जो है जो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों द ब्रोकन विंग भी लिखी गई है और द गोल्डन थ्रेशहोल्ड भी लिखी गई है। ठीक है तो दोस्तों द गोल्डन बर्ड जो है ये जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित किताब नहीं है दोस्तों। ठीक है सरोजिनी नायडू एक प्रसिद्ध काव्यत्री थी। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड जो कि 1905 में आई थी और बर्ड ऑफ द टाइम जो 1912 ईस्वी में एवं ब्रोकन वीक पुस्तक जो 1917 ईस्वी में आई थी, इन सारी ही पुस्तक की मतलब लेखक कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, लेकिन द गोल्डन बर्ड की लेखिका वो नहीं थी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अगला सवाल कहता है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। अगला सवाल कहता है कि तुलु राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसा नायक ने। किसने की थी? नरसा नायक ने। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम।